हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? मैं शिव प्रकाश शर्मा दृष्टिकोण आईएएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस 17वीं बीपीएससी के विशेष क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स पे आधारित जितने भी प्रश्न एग्जाम में आएगा, संभावित प्रश्न, उन सब पे बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो आज का जो मेन चैप्टर्स होंगे वो नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इसी सब से रिलेटेड होंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है, किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक निर्दिष्ट अवधि के द्वारा घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी विपणन योग्य अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीज दिया हुआ है। एक निर्दिष्ट अवधि कहने का सेंस, इसका मतलब है कॉमनली हम लोग मान के चलते हैं एक वित्तीय वर्ष, एक साल का ये कह रहा है। घरेलू क्षेत्र यानी जो उसका डोमेस्टिक सीमा है, ठीक है, और जितना वस्तु या सेवा उत्पादित करेगा उसका वैल्यू क्या कहलाता है, तो ऑफ कोर्स ये जीडीपी कहलाता है। जीडीपी जिसका फुल फॉर्म हम लोग जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था होता है उसके एक साल, एक वित्तीय वर्ष, हम लोग का जो वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इस दौरान देश में जितनी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल वैल्यू को यदि हम जोड़ दें तो उस देश का यानी हमारे देश का वो नेशनल इनकम कहा जाएगा, यानी कि जीडीपी कहा जाएगा। एग्जैक्ट नेशनल इनकम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको जीडीपी कहा जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारा उसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, यहीं पे शॉर्टकट में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस फॉर्मूले सबका। जैसे हम लोग को यहाँ ग्रॉस से कभी भी आप देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे जी है और यहाँ पे एन हो गया, एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो कभी भी हम लोग को ग्रॉस से यदि नेट में जाना है, ठीक है, सकल से शुद्ध में जाना है। सकल और शुद्ध दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कोई एक फैक्ट्री खुलती है, उसमें 1 लाख रुपए की मशीनरी आती है और 1 साल के बाद उस मशीनरी का कुल वैल्यू हो जाता है 80,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गया मशीनरी उसका। तो 20,000 रुपये अगर अगले साल भी जो मालिक है वो कहेगा कि मैं सालाना 1 लाख रुपये कमाता हूँ, लेकिन उसके मशीनरी का कॉस्ट तो उसमें जा रहा है, हर साल वो पुराना हो रहा है, उसी सामान से वो कमा रहा है। तो वो डिप्रिसिएशन, वो जो मूल्यह्रास है, जब हम ग्रॉस में यानी जीडीपी में जब उस चीज को माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन को, तो वो हमारा बन जाता है, जब ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है, मूल्यह्रास को माइनस करेंगे, मूल्यह्रास को माइनस करेंगे जब भी ग्रॉस से नेट में जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम जीडीपी में, ठीक है, जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, ठीक है, तो वो हमारा बन जाएगा एनडीपी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी भी हम लोग का डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है। घरेलू सीमा क्या हो गया, घरेलू क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, तो राष्ट्रीय आय जब आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि घरेलू सीमा का मतलब, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है उसमें जितना भी गतिविधि चल रहा है, जितना भी फैक्ट्री वगैरह चल रहा है, जितना भी सर्विस दिया जा रहा है, वो सारा काम, ठीक है, ऊपर हवा में जितना भी काम चल रहा है, एविएशन वगैरह चल रहा है, वो सारा काम का कुल वैल्यू। पानी में जो हमारा सीमा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहां तक हम काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, वाइल का कुछ एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, वो सारा चीज, ठीक है, और प्लस दुनिया में कहीं भी हमारा जो एम्बेसी है वहां से जो इनकम आ रहा है उसको भी हम लोग घरेलू क्षेत्र में ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 जगह को घरेलू क्षेत्र में जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे यहां पे देख लेते हैं हम लोग, घरेलू क्षेत्र में जोड़ा जाता है, ठीक है, 4 जगह घरेलू क्षेत्र में जोड़ा जाता है, जिसमें पहला आ जाएगा, पहला जल
दूसरा स्थल, तीसरा हवा और चौथा एम्बेसी। ठीक है, क्योंकि पूरे दुनिया में जहां कहीं भी हमारा एम्बेसी है वहां पे भी जो इनकम आ रहा है वो भी हमारा अपने देश का इनकम है, घरेलू इनकम में उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इन 4 जगह में से जब भी इनकम आएगा उसको उसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही है, घरेलू ही क्षेत्र है। ठीक है, जब हम विदेश में जो हमारे लोग रहते हैं और वो जो इनकम भेजते हैं, ठीक है, उस इनकम को कैलकुलेट करेंगे तब हमारा बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या हो जाएंगे, डोमेस्टिक से हमारा चला जाएगा नेशनल में, डोमेस्टिक से चला जाएगा नेशनल में। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम लोग राष्ट्रीय आय के संदर्भ में थोड़ा बहुत जान लिए हैं कि एक निर्दिष्ट अवधि के द्वारा घरेलू क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र क्या होता है वो भी समझ लिए, जल, स्थल, हवा और एम्बेसी, ये 4 जगह पे जो भी काम होगा, ठीक है, जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उस सबको क्या बोलेंगे जोड़ करके, जीडीपी बोलेंगे। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? ठीक, यहाँ पे सेम प्रश्न पूछ दिया जो मैंने यहाँ पे बताया है कि ग्रॉस से नेट में जाए तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे शुद्ध पूछ दिया है, वहां पे जीडीपी में जी होता है ग्रॉस यानी कि सकल। ठीक है, और सकल से शुद्ध में यानी नेट में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो ऐसे भी आप प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं कि जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस किया हुआ है, ठीक, यहाँ पे प्लस किया हुआ है, गलत हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्रीय दे दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग का घरेलू दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे घरेलू क्षेत्र दिया गया था और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय दे दिया गया है। ठीक, तो इसमें क्या है, एनएफआईए को जोड़ दिया गया है। एनएफआईए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी विदेश से जो इनकम आ रहा है हमारा। ठीक, अब कहिएगा कि सर विदेश से वो भेज रहा है तो यहाँ पे भी तो विदेशी काम करते हैं, ये भी तो अपने घर पे भेजेंगे। एकदम जाहिर सी बात है कि वहां से मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए आए विदेशों से, पूरी दुनिया से भारत में, और यहाँ से 80,000 करोड़ रुपए चले गए। ठीक, तो जो बच गया यानी कि 20,000 करोड़ रुपया जो बच गया वही नेट फैक्टर इनकम है। ठीक है, एब्रोड का, विदेशों से प्राप्त। और फैक्टर इनकम यहाँ पे एक शब्द है। ठीक है, नेशनल इनकम जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 70वीं बीपीएससी के में पूछने की पूरी संभावना है और लगभग हर बीपीएससी में ये पूछा हुआ है। राष्ट्रीय आय से संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। फैक्टर इनकम जो होता है, अब कहिएगा कि सर वहां जो छात्रवृत्ति जो मिलता है स्टूडेंट को, क्या वो भी इनकम में जोड़ेगा, या फिर कि कोई किसी तरह का पेंशन टाइप का मिलता है वो भी जोड़ा जाएगा? तो नहीं, जिसके बदले में वहां पे श्रम बल योगदान दिया जाता है। कोई मजदूर काम कर रहा है, जो इनकम आ रहा है सिर्फ उसी इनकम को जोड़ेंगे और वही इनकम हमारा फैक्टर इनकम कहलाता है। ठीक, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेश से जितना आय है शुद्ध वाला उसको जोड़ दिए और जो मूल्यह्रास घटा दिए जीडीपी में, तब वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाए। यानी जीडीपी में जोड़ दिए विदेश वाला आय और डेप्रिसिएशन घटा दिए, तब जाके वो बन जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध मतलब नेट, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी बन जाएगा ये, एनएनपी। ठीक, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जीडीपी से एनएनपी में जाने के लिए क्या किया जाएगा। ठीक, तो उसमें एनएफआई जोड़ा जाएगा और डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? ठीक है, तो अभी हाल में जो प्रकाशित कर रही है वो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है। ठीक है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वही इस आंकड़े को प्रकाशित करती है। उसका अपना टाइम्स बना हुआ है कि इतने अंतराल में उसको जो है प्रकाशित करना है कि देश में जो राष्ट्रीय आय का क्या प्रोजेक्शन है और क्या जो है अभी चल रहा है।
ठीक है। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस की बात करें हम लोग तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो मंत्रालय है उसका एक नोडल एजेंसी है, उसके एक कार्यालय के रूप में काम करता है। पहले हमारे यहाँ डाटा कलेक्ट करने के लिए 2 सेंटर थे, 2 ऑफिस थे। एक था एनएसएसओ, ठीक है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और दूसरा था सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, ठीक है। दोनों जो है आंकड़े कलेक्ट करता था। इसलिए वर्तमान सरकार में जो है 23 में 2019 को दोनों ऑफिस को मर्ज कर करके एनएसओ का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस का जो है निर्माण कर दिया गया दोनों ही संस्थाओं को मर्ज करके, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए सरकार आधार वर्ष किसे चुनती है, ठीक है। तो आधार वर्ष क्या होता है? राष्ट्रीय आय तो समझ गए हैं कि एक साल में जितना, एक वित्तीय वर्ष में जितना यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस का क्रिएशन होगा उसका जो वैल्यू होगा उसको राष्ट्रीय आय कहेंगे। लेकिन मानते हैं कि अगर ये मान लेते हैं ये कलम है, इसकी कीमत इस साल में, अभी जाएंगे मार्केट में परचेज करने के लिए तो 100 रुपये हुई, ठीक है। और मान लेते हैं कि पूरे देश में एक साल तक सिर्फ कलम ही बना, यानी कि 1000 कलम बना, ठीक। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारे देश का नेशनल इनकम हो जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपये जो है हमारे देश का नेशनल इनकम हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख। तो अभी वर्तमान के रेट पे, ठीक। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि हमारा इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है? अभी हो सकता है कि बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा हो, या हो सकता है कि कोई वार वगैरह चल रही हो, कोई बीमारी हो जिसके कारण मंदी हो, तो रेट तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम इस साल अभी जो वर्तमान में बाजार में भाव चल रहा है उसके हिसाब से यदि राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तब जो है इसको बोला जाता है चालू वर्ष के आधार पे, ठीक है। चालू वर्ष के आधार पे राष्ट्रीय आय का आकलन करना। आधार वर्ष का मतलब हो गया कि एक हम कहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है। सर जनता पूछेगी कैसे, तो एक जवाब तो देंगे ना कि पिछले साल में ये रेट था, या 4 साल पहले हमारे इस कलम का जो है 100 रुपया नहीं जो है 80 रुपया चल रहा था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आकलन करेंगे, ठीक। तो जब जिस साल हमारा जो कंप्लीटली इकोनॉमी स्थिर रहता है, यानी जिसपे कोई बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई वार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उस साल को सरकार जो है आधार वर्ष के रूप में चुन लेती है, ठीक है। वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा है वो है 2011-12, ठीक है, 2011-12 चल रहा है, ठीक। एक कमेटी का निर्माण हुआ था 2015 में, विश्वनाथ गोल्डार कमेटी, और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, पहले 4-5 चलता था, इस कमेटी में रिकमेंड किया था 2011-12 को जो है आधार वर्ष के रूप में चुना जाए, ठीक है। तो 2011-12 में मान लेते हैं कि इस कलम का रेट था 80 रुपये और आज के टाइम में हो गया है 100 रुपये। तो हम लोग को जीडीपी दिखाना होगा कि हमारा जो है इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रहा है, तो ये दिखा देंगे कि 80 रुपये के हिसाब से जो है 80,000 ही बने, और चालू वर्ष के रेट के हिसाब से 1 लाख हो गया, ठीक है। तो 20,000 रुपया का जो है वो बढ़त हुआ है, ठीक। इस यहीं पे एक छोटा सा चीज और समझ लेते हैं, जब आधार वर्ष के आधार पर, ठीक है, आधार वर्ष यानी कि 2011-12 के रेट पर जो है अगर जीडीपी का कैलकुलेशन होगा तो उसको बोला जाता है वास्तविक जीडीपी, ठीक है, वास्तविक जीडीपी। और चालू वर्ष यानी करंट साल जो चल रहा है, चालू वर्ष के रेट पर अगर कैलकुलेशन होगा तो उसको बोला जाएगा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बोला जाएगा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। वास्तविक जीडीपी क्या होता है? जब जीडीपी का आकलन आधार वर्ष के हिसाब से होगा। आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। किस कमेटी के अनुशंसा पर? विश्वनाथ गोल्डार कमेटी के अनुशंसा पर जो है इसको चेंज किया गया था। वर्तमान में 2011-12 था। जब 11-12 के हिसाब से हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, उस साल के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो जीडीपी निकल के आएगा वो हमारा कहलाएगा वास्तविक जीडीपी। और जब हम नॉमिनल, जब हम चालू वर्ष आज के टाइम में जो रेट चल रहा है उसके आधार पे जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, उस रेट पे, तो जो जीडीपी निकल के आएगा उसको कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी।
ठीक है, तो जीडीपी समझ गए, एक साल में कितना वैल्यू बनता है सामान और सर्विस का, और रेट भी समझ गए। आधार वर्ष के हिसाब से जब जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, अपने राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे तो कहलाएगा वास्तविक जीडीपी, और चालू साल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ के प्रश्न का उत्तर ही मिल गया। 2011-12 चल रहा है, विश्वनाथ गोल्डार कमेटी के अनुशंसा पर जो है इसको चेंज किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आय में हरित जीडीपी का क्या आशय है? हरित जीडीपी क्या होता है? ठीक, तो देखिए जितना भी फैक्ट्री वगैरह बना हुआ है उससे कल कारखानों से प्रदूषण फैलता है, नदियां दूषित होती है, हमारा वातावरण दूषित होता है। जैसे दिल्ली वगैरह का जो हवा है वो काफी खराब है, लोगों को जो है सांस संबंधी कई तकलीफें होती है, फिर उन्हें इलाज कराना पड़ता है, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो जब हम एक साल का आकलन कर रहे हैं कि हम इतना रुपया कमा लिए एक साल में, इतना का वैल्यू हम क्रिएट कर लिए, लेकिन हम नुकसान भी तो किए हैं, पर्यावरण को नुकसान किए हैं, अपने लोगों का नुकसान किए हैं, जिसके कारण उनको 20,000 रुपया का मेडिसिन खरीदना पड़ा, या इतने का नुकसान हो गया। ठीक है, पर्यावरण को इतने करोड़ का नुकसान हो गया। तो जब पर्यावरण के नुकसान को हम लोग माइनस करेंगे जीडीपी में, ठीक है, राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी में जब माइनस करेंगे पर्यावरण के नुकसान को, तो वो कहलाएगा हरित जीडीपी, ग्रीन जीडीपी कहलाएगा, कि पूरा नुकसान हटा करके हमारा इनकम इतना ही है। ठीक है, तो यहां देख लेंगे कौन सा है, जीडीपी प्लस नवीकरणीय ऊर्जा से आय नहीं होगा, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, तो ये एनडीपी बन जाएगा, जीडीपी माइनस पर्यावरण को होने वाला नुकसान। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका हरित जीडीपी का, ग्रीन जीडीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से जीडीपी डिफ्लेटर किसके बराबर होता है? ठीक, तो जीडीपी डिफ्लेटर जानने से पहले जो है अभी तुरंत हम लोग बात किए हैं वास्तविक जीडीपी का और नॉर्मल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का। ठीक है, तो वास्तविक जीडीपी क्या हुआ? जब आधार वर्ष के आधार पे कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी जब चालू वर्ष के आधार पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक रेशियो तो बताइएगा कि आधार वर्ष में उस टाइम में 80 रुपया का पेन चल रहा था, 1000 बना, मान लेते हैं 80,000 रुपया कैलकुलेट हुए, आज 100 रुपये के हिसाब से चल रहा है, 1 लाख रुपया कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो जो 20,000 का डिफरेंस हुआ, तो 20,000 का हमारा इकोनॉमी ग्रो किया। ठीक है, मनी का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा मनी के टर्म्स में अगर बात किया जाए तो उसी कलम को हम लोग 80 रुपया में खरीदते थे, आज 100 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मनी का वैल्यू थोड़ा सा डाउन हो गया। ठीक है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई। तो इस चीज को हम आंकेंगे कैसे? तो इसको बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, जीडीपी जो संकेतक है वो बताता है कि हमारा इकोनॉमी कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। ठीक है, कैसे? इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला जो है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी गुने 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जब 100 से हमारा नीचे जा रहा है इसका मतलब अपस्फीति की ओर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई की ओर जा रहे हैं। डिफ्लेटर के हिसाब से जो अर्थशास्त्री होते हैं वो आंक लेते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है किस दिशा में जा रही है, और फिर जो है अर्थव्यवस्था के लिए जो जरूरी कदम होता है वो उठाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अर्थव्यवस्था में तकनीकी मंदी का आशय किससे है? तकनीकी मंदी क्या होता है? मंदी तो समझ लिए, वर्षों तक यदि जो इकोनॉमी है हमारा वो लगातार कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, नेशनल इनकम कम हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मंदी आ गया। ठीक है, तकनीकी मंदी क्या होता है? 2 तिमाही तक यानी कि हर क्वार्टर में इसका पब्लिश किया जाता है। तो 2 क्वार्टर में यदि जो है इकोनॉमी डाउन चल रहा है तो उसको हम लोग तकनीकी मंदी, टेक्निकल रिसेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं, अमर सेन नहीं, मोहम्मद यूनिस नहीं, जिग्मे सिंघे वांगचुक जो थे भूटान के चौथे राजा थे।
ठीक है, भूटान के चौथे राजा थे। और जो लाइफ स्टाइल होता है उसके आधार पे उन्होंने जो है सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द का प्रयोग किया कि अगर हमारा इनकम ही बहुत ज्यादा बढ़ जाए लेकिन वहां काम करने वाले लोग खुश नहीं हैं, लोग डेथ कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, 20 तरह का क्राइम चल रहा है, तो ये एक पिछड़ेपन की निशानी है। ठीक है, तो इसमें बहुत 4 चीजों को लिया गया था सकल राष्ट्रीय खुशहाली में, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा था, अच्छा प्रशासन था, लोगों की जो है ये लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसको लिया गया था। ठीक है, ये 4 चीजों को मिला करके सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द का प्रयोग किया गया जिग्मे सिंगे वांगचुक के द्वारा। ठीक है, जो इस बार रिपोर्ट्स तैयार हुई है यानी कि 2024 का जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके अनुसार भारत को जो है 126वां रैंक मिला है। टोटल 143 कंट्री का ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, जीएनएच रिपोर्ट। ठीक है, जीएनएच रिपोर्ट 2024, जिसमें 126वां रैंक है भारत का। ठीक है, 126वां रैंक जो है भारत को मिला है। ठीक, चलिए याद रहेगा 126वां रैंक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को मिला है 2024 में। कौन से किसने किया था इसका प्रयोग? तो जिग्मे सिंगे वांगचुक भूटान के चौथे राजा थे, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, चलिए आगे आते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है के लेखक कौन है? ठीक है, वाज द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसके जो लेखक है वो दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी का नाम आप लोगों ने इतिहास में बहुत पढ़ा होगा। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे विदेश। ठीक है, अनऑफिशियल थे, एक एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। हमारे देश के आज़ादी में जो है जो एक उस टाइम में जो आज़ादी की लड़ाई जो शुरू हुई थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सिस्टम में रह करके उन्होंने जो है हम भारतीयों के लिए आवाज उठाया था, इसलिए उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 3 बार जो है कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट रहे, दूसरी बार 9वीं बार 22वीं बार जो है प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। काफी ये बुद्धिजीवी थे। ठीक है, तो इस कारण से उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, 3 बार ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, स्कॉलर थे। जो विदेश में जो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, देश विदेश में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया एसोसिएशन, जोरोस्ट्रियन ट्रस्ट फंड ऑफ यूरोप। ठीक है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने निर्माण किया। और जो उस समय आजादी की जो लड़ाई शुरू हो रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे, तो जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सबसे पहले एक भारत में जो गरीबी वगैरह है उसका आकलन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने ही बताया था कि अंग्रेज जो है हमारे यहाँ से धन का जो है धन लूट करके ले जा रहा है। ठीक है, तो कई सारा वर्ग जो है इनका आपको इतिहास में जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समिति गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, लकड़वाला समिति जानते हैं, तेंदुलकर समिति भी है, दांडेकर रथ समिति भी है, जेबीपी समिति जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया 3 लोग थे समिति में। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको बनाया गया था कि क्या स्टेट को जो है भाषा के आधार पे ये कन्वर्ट करना चाहिए, बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, इसके लिए जो इस कमिटी का निर्माण किया गया था। तो ये कमिटी जो है नहीं था गरीबी रेखा से संबंधित, ये स्टेट को लेकर के था। ठीक है, तेंदुलकर समिति का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और इन्हीं का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार आज भी जो है 27 और 33 2 मापदंड है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और 33 रुपया शहरी क्षेत्र में जो खर्च कर पा रहे हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर, जो नहीं कर पा रहे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट ही जो है महत्वपूर्ण थी। चलिए, अर्थव्यवस्था में गीग श्रमिक का से क्या आशय है? गीग श्रमिक क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग आज के टाइम में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, जैसे आप जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं तो खाना कहीं दूसरी जगह बन रहा है, जोमेटो कोई दूसरी कंपनी है और आप 3rd पर्सन कोई ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो खाना बना रहा है उसके पास एक मैसेज चला जाता है। ठीक, तो जो 3rd जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका
कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के फॉर्म से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। जोमेटो से वो जुड़ गया, ठीक है। जैसे आपके पास टैक्सी है, आपके पास गाड़ी है, आप उबर से जुड़ गए और उबर के थ्रू आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह से जुड़ करके जब काम किया जाता है उसको गिग श्रमिक कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल जो पहले चलता था ऑफिस में जाकर के काम करना या अपना व्यवसाय करना, इस सब से काफी अलग है, जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम करने वाला कर्मचारी जो है, व्यक्ति जो है, वो गिग श्रमिक कहलाता है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक का संबंध किससे है? गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी कॉफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, तो भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पे जो है पैसा बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम है और कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा है। यानी कि किसी के पास 100 है तो किसी के पास 100 लाख है। कंप्लीटली जो है असमानता फैली हुई है। तो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कितना पैसा है, यानी कौन गरीब है कौन अमीर है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, आय इनकम जो है किसको कितना होता है, ठीक है, आय समान रूप से है या असमान रूप से है, इसको दर्शाने के लिए जो है गिनी गुणांक का यूज किया जाता है। यानी आय के समानता या असमानता को दर्शाने के लिए गिनी गुणांक का यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है? तो जैसे ये कर्व है गिनी, इसको लॉरेंज कर्व भी बोला जाता है। और इसी में देख लीजिए, ये जो है इधर साइड जो है शेयर, इनकम शेयर है कि कितना रुपया जो है कमा रहा है, और इधर साइड है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिए जो 100% है, सबसे ज्यादा जो है ये बहुत कम लोगों के पास है, ठीक। तो ये जो है अगर ये लाइन 0 पे ही आ गया, यानी कि ये फील्ड का निर्माण नहीं हुआ, यानी 0 पे ही आ गया, तो 0 का मतलब हो गया कंप्लीट समानता, ठीक है, कंप्लीट समानता। गिनी कॉफिशिएंट में ही जो है 0 मतलब कंप्लीट समानता, यानी कि उस देश में जो है इनकम का कोई हेराफेरी नहीं है। सब जो है 100 रुपया कमाते हैं तो पूरा का पूरा देश ही जो है 100 रुपया पर आदमी कमा रहा है, ठीक। और 1 का मतलब है कंप्लीट असमानता, जो कंप्लीट असमान है, कोई 1 रुपया कमा रहा है और कोई 1 करोड़ कमा रहा है, ठीक है। तो गिनी कॉफिशिएंट से लोगों का, किसी देश में किसी अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं उसके बीच जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में दिखाया जाता है, उसके बारे में दर्शाया जाता है असमानता असमानता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2015 में शुरू किया गया था, सही है। 18 से 40 वर्ष का कोई भी नागरिक जुड़ सकता है, यह भी सही है। यह योजना पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित नहीं होती, ये गलत है। भारत में जितना भी पेंशन स्कीम है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट का हो, जो भी पेंशन स्कीम होगा सबका जो रेगुलेटर एक ही है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही नोडल एजेंसी है। जैसे भारत में कोई भी बैंक खुलेगा, सरकारी हो प्राइवेट हो, सबका एक ही बॉस होगा, कौन? आरबीआई। वैसे ही जो है कोई भी पेंशन स्कीम होगा उसका एक ही कंट्रोलर होगा, PFRDA, ठीक है, यही कंट्रोलर होगा, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसका जो गठन है 23 अगस्त 2003 को हुआ था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है, समझ गए। भारत में जितना भी पेंशन स्कीम है सबको कंट्रोल करने वाला PFRDA ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब एक व्यक्ति नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी की खोज करता है तो नई नौकरी मिलने तक वो किस बेरोजगारी की अवस्था में होता है? यहां से अनएम्प्लॉयड का, ये बेरोजगारी का कुछ प्रश्न है, ठीक है। एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की खोज करता है, ठीक, यानी जो बीच का जो टाइम है जिसमें वो बेरोजगार होता है, तो वो कौन सा बेरोजगारी है, ठीक है। 2 नौकरी के बीच का जो समय होगा जो खोजने में जाएगा उसमें कौन सा बेरोजगारी होगा? तो पहले देखते हैं चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है। चक्रीय का मतलब है कि एक साइकिल चलता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर तेजी आ गया तो यहाँ पे सबको रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा लोग चाहिए, सबको रोजगार मिल गया। मंदी आ गया तो यहाँ पे सबको काम से हटा दिया जाएगा, फैक्ट्री में जरूरत ही नहीं है, सबको हटाया जाएगा। फिर तेजी आएगा, फिर रख लेगा, फिर मंदी आएगा, फिर हटा देगा। तो इस प्रकार के बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है एक मौसम में है, गर्मी में काम मिल जाता है, ठंडी में खत्म,
ठीक है, तो ज्यादातर ये कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है। प्रच्छन्न का मतलब हो गया कि छिपा हुआ, ठीक है, छिपा हुआ। छिपा हुआ का मतलब आप खेत वगैरह में देखते हैं, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आप देखते होंगे कि जहां पे 4 आदमी की जरूरत है वहां पे 10 आदमी लगे हुए हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, कि जल्दी निपट जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं भी करते फिर भी जो है टाइम पे वो 4 आदमी कंप्लीट कर लेंगे काम को। तो 6 आदमी का जो काम है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी उसके द्वारा जो इनकम नहीं किया जा रहा है, वो सिर्फ लगे हुए हैं उस काम में। वैसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अवस्था है, एक नौकरी को छोड़ दिए, खोज रहे हैं, फिर दूसरा नौकरी पकड़ लेंगे, तो बीच का जो समय है खोजने वाला, उसमें उस स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो ये भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला डॉल्फिन सेंटर है। एशिया, पूरे एशिया में ये जो है पहला डॉल्फिन सेंटर खुला है बिहार में, पटना में, गंगा के तट पे जो है पहला डॉल्फिन सेंटर खुला है, ठीक है। ये भारत के साथ साथ एशिया का भी पहला डॉल्फिन सेंटर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहां शुरू है? किस सिटी को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, एआई सिटी के रूप में डेवलप करने का प्लान आया है? भारत का पहला एआई सिटी ये हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2027 तक यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है उसको 27 ट्रिलियन डॉलर रखने का जो है एक टारगेट रखा है, ठीक है। तो आप यूपी में देख रहे होंगे काफी सारे फैक्ट्री हुई है और काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो लखनऊ को भारत का पहला एआई सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कृषि में कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? ठीक है, तो घर्षणात्मक तो ये नौकरी वाला सिस्टम है, एक नौकरी छोड़ के दूसरे नौकरी पकड़ेगा। प्रच्छन्न में बताएं तो प्रच्छन्न देखा जाता है छिपा हुआ, 4 आदमी की जगह 10 आदमी काम कर रहा है, ये खेत में होता है, कृषि में होता है। मौसमी भी कृषि में देखा जाता है, जब धान बो दिया जाता है तो कुछ समय लोग बेरोजगार रहते हैं, शहर जाके फिर दूसरा काम धंधा ढूंढते हैं, ठीक है। फिर जब पकने का समय आता है तब वो वापस आते हैं काटने वाटने के लिए, ठीक है। तो एक मौसम में काम मिलता है, दूसरे मौसम में नहीं मिलता है। अल्प बेरोजगारी नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ठीक है। तो एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि प्रच्छन्न और मौसमी दोनों होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब बाजार में उपलब्ध रोजगार और श्रमिकों के बीच बेमेल कौशल हो तो बेरोजगारी क्या कहलाता है? मतलब मांग रहा है कंप्यूटर इंजीनियर सब और मिल रहा है, मांग रहा है प्रोग्रामर और मिल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। तो जो जॉब का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कहीं पे इंटर पास मांग रहा है और मिल रहा है वहां पे एमए क्वालिफाइड, बीटेक किया हुआ, ठीक है। ऐसा भी कंडीशन देखने को मिला है देश में, ठीक है। तो जो कंडीशन है, जो जॉब का रिक्वायरमेंट है, या तो उससे काफी ज्यादा ऊपर मिल रहा है या काफी अलग मिल रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आता है संरचनात्मक बेरोजगारी में। चक्रीय जाने गए, मंदी में सबको हटा देगा, तेजी में सबको ले आएगा। मौसमी कृषि में होता है, एक मौसम में काम दूसरे में नहीं। संरचनात्मक में जो है क्या होता है, जो नौकरी का डिमांड है कि आपको टाइपिंग आना, आपको ये आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, लेकिन जो लोग हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो नहीं कर पाते प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये बेमेल जो कौशलता होती है ये संरचनात्मक बेरोजगारी में होती है। चलिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2015 में शुरू की गई है, सही है। लघु व्यवसाय के लिए शिशु, किशोर, तरुण नाम से ऋण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, सही है। इसकी नियामक संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड इसकी नियामक संस्था नहीं है, इसकी नियामक संस्था जो है सिडबी है। सिडबी जो मुद्रा योजना जो सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, आप जानते हैं कि इसमें 3 प्रकार का लोन दिया जाता है। जो व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु में 50,000 तक का, ठीक है, 50 से 5 लाख तक का, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जो है इसमें लोन दिया जाता है। तरुण में 3 टाइप का लोन है। और इस पूरे मुद्रा योजना का जो नियामक संस्था है उसको सिडबी को बनाया गया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को जो है इसकी स्थापना
की गई थी और इसका मेन टारगेट है कि एमएसएमई क्षेत्र को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को जो है फाइनेंस करना, उसके वित्तीय आवश्यकताओं को करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरकार द्वारा संचालित पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के संबंध में दो स्टेटमेंट है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 2020 में शुरू किया, सही है। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है, केवल एक उपरोक्त दोनों। ठीक है, हम जानते हैं स्ट्रीट वेंडर योजना जो हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे जिसका एक परमानेंट दुकान नहीं होता है, ठेला पे फल सब्जी इत्यादि जो बेचते हैं, उनके लिए ये मुहिम चलाया गया था, ये योजना चलाई गई थी। तो 10,000 रुपये का उनको जो है तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है, फिर उनसे उनका जो ईयरली प्लान होता है उसके हिसाब से जो है कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, कई सारे रिबेट वगैरह भी दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो पूरे दुनिया में श्रमिक है, हर फैक्ट्री हर जगह जो है लेबर काम कर रहे हैं और उसी से संबंधित पूरे दुनिया के लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो लेबर फोर्स से रिलेटेड है। उसका जो भी इश्यूज होता है कि एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए स्त्री के लिए, फीमेल जो लेबर है उनके लिए ये चीज होना चाहिए, तो उस सबसे रिलेटेड जो इश्यू होता है उसको एड्रेस करने का काम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। ठीक है, 1919 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो लेबर से संबंधित, रोजगार से संबंधित है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला भारत एनसीएक्स 2023 क्या है। एनसीएक्स, ठीक है, एनसीएक्स नाम से ही स्पष्ट है, नेशनल साइबर एक्सरसाइज। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, 2023 में इसको किया गया था। इसका जो मेन ये था, मेन मोटो था, यहाँ पे इसको काट देंगे, सैनिक नहीं, पनडुब्बी नहीं, साइबर सुरक्षा अभ्यास है। साइबर सुरक्षा मतलब आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ा है, टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ी है, तो लड़ाई भी जो है अलग टेक्नोलॉजी से ही होगी। हम देखते हैं कि अभी कंप्लीटली जो है लोग डाटा पे निर्भर है और विदेशियों के द्वारा कभी कभी इलेक्शन में तो कभी किसी डाटा का वो ब्रीच किया जाता है और दूसरे देश पे जो है साइबर अटैक किए जाते हैं ताकि उस देश का जो भी खुफिया डाटा है उसको प्राप्त कर ले। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि इजराइल का जो एक गुप्त फाइल है, सीक्रेट फाइल है, वो जो है हैक कर लिया था हैकर्स ने और उसको पब्लिकली रिलीज कर दिया कि इजराइल जो है ईरान पे आक्रमण करने वाला है। ठीक है, तो ये जो साइबर थ्रेट है देश के सामने, उससे लड़ने के लिए कि हमारी क्या तैयारी है, अगर वो सिचुएशन आ गई, साइबर युद्ध हुआ, तो हमारी क्या तैयारी है, उसके लिए साइबर एक्सरसाइज जो है किया गया था, जिसका नाम रखा गया भारत एनसीएक्स 2023। ठीक है, इसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा, नेशनल का जो सिक्योरिटी काउंसिल है हमारे देश का, उसके सचिवालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये तस्वीरें आप देख लें, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीएक्स 2023। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन सा है। यूनेस्को का साहित्य शहर, ठीक है, तो यूनेस्को का साहित्य शहर जो बनाया गया है वो है कोझिकोड केरल का, कोझिकोड केरल का। इसके साथ ही एक और चीज है कि कोझिकोड केरल को जो साहित्य शहर बनाया गया और ग्वालियर को जो है संगीत शहर बनाया गया, म्यूजिक सिटी। म्यूजिक के लिए ग्वालियर और लिटरेचर के लिए कोझिकोड को चुना गया। कोझिकोड केरल में है और ग्वालियर जो है एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये चुना गया। यूनेस्को क्या है, तो ठीक आईएलओ की तरह एक यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सांस्कृतिक वैज्ञानिक धरोहर होता है उसको संभालने का, सहेजने का, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 16 नवंबर 1945 को इसका जो है गठन किया गया था। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अभी जो है जिंग क्यू जो है इसके जो मेन चीफ है। सरकार द्वारा शुरू किया गया उम्मीद कार्यक्रम किससे संबंधित है। उम्मीद कार्यक्रम आप इनको देख सकते हैं, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री है वर्तमान में।
तो ये जो मेनली है ये छात्र से रिलेटेड है। अब छात्र से क्या रिलेटेड है, तो आज पढ़ाई से ज्यादा सबसे ज्यादा जो इश्यू है सरकार के सामने, पेरेंट्स के सामने, वो है स्टूडेंट का सुसाइड, आत्महत्या। कई बार जो है स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन में आके कि 4 बार एग्जाम दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है, एक अपने आप को फेल्यूर समझने लगते हैं। तो इस कारण से सरकार ने उम्मीद गाइडलाइंस निर्धारित की है और सभी पेरेंट्स को, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये इस गाइडलाइंस पे चलने के लिए जो है प्रेरित किया है, गाइडलाइंस दिया गया। इसमें क्या है कि अंडरस्टैंड करना है, यू फॉर अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर और डेवलप। ठीक है, सुसाइड से रोकने के लिए स्टूडेंट को पहले समझना है, उसके बाद उसको मोटिवेट करना है, मैनेज करना है कि उसके क्या प्रॉब्लम्स है, एम्पैथाइज करना है यानी कि उसको अपनी सहानुभूति देनी है कि हम आपके साथ हैं, एम्पावर करना है, उसको अपने अंदर की शक्ति से जगाना है, उसको पहचान दिलानी है, और डेवलप करना है, उसका विकास करना है कि वो कर सकता है ये चीज। ठीक है, तो सुसाइड से रोकने के लिए सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई जिसका नाम रखा गया है उम्मीद। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, आत्महत्या से, छात्रों से आत्महत्या से संबंधित है। ठीक है, छात्रों के आत्महत्या से। ठीक है, तो हम लोग जो है आज के क्लास में इकोनॉमिक्स, ज्यादातर हम लोग का जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लास था ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न लेंगे, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह है, उस सब से भी प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, और साथ में करंट अफेयर्स पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं वो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और अभी वर्तमान में ये स्कीम चल रही है कि हम लोग जो ये 17 बीपीएससी का क्वेश्चन आंसर सेशन है ये फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं ऐप पे भी। ठीक है, तो इस सुविधा का लाभ उठाइए ताकि आपका एग्जाम बेहतर तरीके से निकले। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।